हमारा जो अच्छा चीज़ था हमने उसको छोड़ दिया और दूसरे का जो कल्चर। बुरी चीज़ थी उसको हमने अडाप्ट कर लिया। मैं इसमें उदाहरण देता हूँ चाय का। अगर आप कुल्हड़ में चाय और गुड़ का चाय पियो तो कहेंगे गरीब है, अगर बोन चाइना में और शुगर का चाय पियो तो कहेंगे धनी है, जबकि वो शुगर में केमिकल होता है सही बात। और वो बोन चाइना जो है अच्छा नहीं होता। देखिए ऐसा है कि जब हमारा ज़माना था तो उस समय तैयारी करना कठिन था और अब तैयारी करना आसान है, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं वो शिकायत करते हैं कि पहले तो इजी हुआ करता था, अभी बहुत ज़्यादा सिलेबस ब्रॉड हो गया है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। पहले क्या था, कुछ किताबों को पढ़ लो और उसके बाद सिलेबस से एग्ज़ाम होते थे। अभी क्या आपका माइंड टेस्ट किया जाता है पर्टिकुलर, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए पहले जो तैयारी होती थी। दोस्तों पिछले कुछ टाइम मैंने आप लोगों से एक डिस्कस किया था बुक के बारे में। अगर आप लोगों को याद होगा या प्रीवियस ब्लॉग भी देखा होगा आप लोगों ने तो पता होगा, डायनेमिक डीएम करके थी, जिसके राइटर यानी कि जिनके ऊपर लिखी गई है पूरी बुक, वो हैं आईएएस डॉक्टर हीरालाल सर। और आज उन्हीं से चल रहे हैं मुलाकात करने, मतलब इधर आए हुए हैं। ये बिल्डिंग आप पीछे देख रहे हैं, ये है नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश, और इसके अंदर सर अभी प्रेजेंट में बैठते हैं, तो उन्हीं से मुलाकात करनी है। चलते हैं अंदर और मुलाकात करते हैं, आप लोगों को भी मिलाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। मैं हूं आपका अपना सुशांत पांडे और आप देख रहे हैं सुश ब्लॉग्स। आज हम आए हैं ऐसे व्यक्ति के पास जिनसे मुलाकात करने के लिए काफ़ी दिन से मैं प्रयास कर रहा था, जब से मैंने ये बुक पढ़ी। आप देख सकते हैं डायनेमिक डीएम, और पढ़ने के बाद मुझे काफ़ी पसंद भी आई। सर ये बुक जो आपकी है, इसमें आपने पूरा गांव का जिक्र किया है। आपका जो शुरुआती दौर रहा गांव में, हमारे गांव से बिलोंग करते हैं जो हमारे जैसे ही लोग, उनको कैसे शुरुआत करनी चाहिए, तैयारी कर रहे हैं जो आईएएस पीसीएस बनने के लिए। देखिए ऐसा है कि जब हमारा ज़माना था तो उस समय तैयारी करना कठिन था और अब तैयारी करना आसान है, ऐसा मैं मानता हूँ। उसके पीछे कारण क्या है, जो टेक्नोलॉजी आई है ना, आईटी, आपके पास सबके पास एक मोबाइल है और उसमें एक इंटरनेट है। मतलब इस मोबाइल में पूरा खजाना है और हर तरह की जानकारी है, जितना चाहो उतना, कोई चीज़ बची नहीं है जो इसमें जिसकी जानकारी ना हो। तो देखिए जो सिविल सर्विसेज में तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बहुत अच्छा साधन है और ये तैयारी करने में बहुत सहायक है, लेकिन उसकी एक अच्छी रणनीति होनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि जब आदमी कक्षा 9 में आ जाए तभी उसको ये तय कर लेना चाहिए कि हमें सिविल सर्विसेज में जाना है। तो अब सिविल सर्विसेज में जाना है तो कक्षा 9 से उसके लिए कोई बहुत कुछ फोकस होकर नहीं पढ़ना है, वो केवल पेपर पढ़ना शुरू कर दे, क्योंकि आज के डेट में 70-75% चीज़ें पेपर से कवर होती हैं। तो अगर वो 9 से पेपर पढ़ने की आदत डाल दे और एडिटोरियल पेज पे थोड़ा विशेष ध्यान से पढ़े कि ये आज न्यूज़ क्यों लिखा, इसमें क्या कमी है, ये बताना क्या चाहता है, ये न्यूज़ 10 दिन बाद क्यों नहीं लिखा, या 10 दिन पहले क्यों नहीं आया, 10 दिन बाद आज ही क्यों लिखा, क्योंकि उस समय जो कुछ घटनाएं देश विदेश प्रदेश में जो होती हैं उन्हीं पे न्यूज़ लिखा जाता है। तो अगर वो रोज़ का रोज़ इस तरह से पढ़ाई करे तो जो उस समय की घटनाएं होंगी उसी पर न्यूज़ होगा, और वो क्यों लिखा, काहे लिखा, क्या बताना चाहता है, इसमें क्या कमी है, तो उसका जो जनरल नॉलेज है वो धीरे धीरे बिल्डअप होने लगेगा। बाद में उसको रटने की बजाय उस टाइम पे करंट में पढ़ेगा तो आई थिंक ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा वो बात के लिए। तो ये फाउंडेशन लेंगे इस तरह से करना चाहिए। दूसरा मेरा ये मानना है कि देखिए अब तैयारी करना आसान ये हो गया, जो अधिकारी सेलेक्ट हो गए तैयारी के बाद वो सब अपना इंटरव्यू देते हैं। तो आप देखिए पिछले 3-4 साल के 10-12 लोगों का इंटरव्यू ले लीजिए और 3-4 बार उनके इंटरव्यू को पढ़ के सुन के नोट बनाइए। तो वो उसमें ये बताते हैं हमने कौन सी किताब पढ़ी, कितनी पढ़ी, कब पढ़ी, क्यों पढ़ी, क्या बोलना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, मतलब पूरा डिटेल। हाँ, मतलब उस एग्जाम का टोटल ट्रिक्स और टेक्निक्स वो अपने इंटरव्यू में दिल खोल के बताते हैं। तो अगर आप 10-12 लोगों का ध्यान से सुनिए और उसमें ट्रिक और टेक्निक्स को नोट करके वही अप्लाई करते जाइए, तो जो आपकी तैयारी की स्ट्रेटजी होगी वो बहुत रिफाइंड होगी और आपको वो रिजल्ट तक पहुंचने में बहुत मदद करेगा। एक दूसरी बात और मैं लोगों से कहता हूं कि सारे जो अधिकारी रिसेंट में सेलेक्ट हुए हैं वो सब सोशल मीडिया पे हैं। सोशल मीडिया से उनसे कनेक्ट करिए और उनसे रिक्वेस्ट करिए सर आप हमारी मेंटरिंग कर दीजिए।
तो आप 10-12 से करोगे तो 2-1 आपको मेंटरिंग कर लेने लगेंगे, तो आपको एक इतना अच्छा मेंटर मिल जाएगा कि आप अभी से उस लाइन पे तैयारी करना, उसमें आगे बढ़ना। और जब तक आप बैचलर करेंगे तब तक आपका ये 4-3-7 साल होता है। इस 7 साल में आपका बहुत अच्छा फाउंडेशन तैयार हो जाएगा, तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो अब ये सब करने के लिए आपको क्या चाहिए? मोबाइल चाहिए और उसमें इंटरनेट चाहिए, जो कि आसानी से उपलब्ध है। और आज के टाइम पे ऐसा है कि सिलेबस भी ब्रॉड हो गया है। बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं वो शिकायत करते हैं कि पहले तो इजी हुआ करता था, अभी बहुत ज़्यादा सिलेबस ब्रॉड हो गया है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। पहले क्या था, कुछ किताबों को पढ़ लो और उसके बाद सिलेबस से एग्ज़ाम होते थे। अभी क्या आपका माइंड टेस्ट किया जाता है पर्टिकुलर, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले जो तैयारी होती थी वो सिलेबस ओरिएंटेड था। बिल्कुल। अब सिलेबस ओरिएंटेड नहीं है, नॉलेज ओरिएंटेड है। तो अब नॉलेज ओरिएंटेड का मतलब ये है कि आपको थियरी भी आना चाहिए और उसका कैसे वो प्रैक्टिकल में लागू होगा ये भी आना चाहिए। पहले आप सिलेबस से तैयारी कर लिए तो आपका काम चल जाता था। अब आपको नॉलेज ओरिएंटेड तैयारी करना चाहिए। इसका क्या मतलब? उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कोई आपदा आया, किसी देश में आया या कुछ भी हुआ। अब आपने आपदा तो आप पढ़े हैं, मैन मेड आपदा, नेचुरल डिजास्टर वाली आपदा, तो आप थियरी पढ़े। लेकिन जब वो आपदा कहीं किसी देश में, जैसे अभी पाकिस्तान में बहुत बड़ी दैवीय आपदा आई, तो 5-6 दिन पूरा उसका इतिहास, कहाँ आपदा आई, इसके पहले बड़ा कौन था, वो पूरा उस समय उस आपदा पे पूरा करते हैं, उसका फोटो छापते हैं, वीडियो दिखाते हैं। अब आप उसका प्रैक्टिकल देखिए कि इतनी बड़ी आपदा कैसे बनी, कैसे रोका गया और ये आपदा के पीछे क्या कारण है। वो जो उस समय प्रैक्टिकल बातें बताते हैं, उस नॉलेज को लेना है। तो आपका जो वो नॉलेज उस समय आप इस तरह की घटनाओं से लेंगे, उसको अपने थियरी से जोड़िए, तो आपको थियरेटिकल नॉलेज हो गया और प्रैक्टिकल नॉलेज हो गया। जब आप इस पर आंसर लिखेंगे तो वो बहुत फैक्ट वाला होगा और उसमें कोई आंसर में कोई गार्बेज नहीं होगा, पॉइंटेड होगा, कंसाइज होगा, प्रिसाइज होगा। तो अब नॉलेज ओरिएंटेड टेस्ट हो रहा है। बिल्कुल, तो मतलब डेली बेसिस पे आप नॉलेज गेन करते चलिए। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर बुक उठाया और पढ़ के हम चीज़ें एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। आज का टाइम ऐसा चल रहा है कि डेली बेसिस पे जो भी जनरल नॉलेज है, जो भी चीज़ें आपके पास करंट अफेयर्स चल रहे हैं, उन सब पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, तभी आप जाके क्रैक कर पाएंगे एग्ज़ाम को। बिल्कुल। गाँव से निकले आपको सारी चीज़ें मालूम थी गांव में कैसे क्या समस्याएं होती हैं। आपको जो ये चीज़ें फेस करनी पड़ी बाहर जाके कि गांव में क्या क्या समस्याएं हैं, वो आपके लिए तो काफ़ी इजी रहा होगा। उसको निपटारा करना आपको कितना चुनौतीपूर्ण लगा? देखिए, किसी समस्या के समाधान में अगर आपके पास प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है ना, तो आप उसका समाधान अच्छी तरीके से कर ही नहीं सकते हैं। तो जो गांव का या सांसारिक ज्ञान मुझे बचपने में मिला था, वो मुझे बहुत काम आता है। क्या, जैसे तालाब क्या होता है, गांव में गरीबी क्या होती है, बेरोजगारी क्या होती है, खेती में क्या समस्या है, गांव वाले आपस में कैसे लड़ते हैं, दो गांव में कैसे टकराहट होती है, गांव में अच्छाई क्या है, वो सब चीज़ों को मैंने चूंकि जिया, वो मेरे खून में है, सोच में है, ब्लड में है, और वो मेरा अनुभव मुझे काम आता है और मैं उसको यूज करता हूँ। मैं इसी चीज़ को बताना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चे जो हैं कोसते हैं कि मैं गाँव में क्यों पैदा हुआ, शहर में होता तो मेरे को फैसिलिटीज़ बहुत मिल जाती, तैयारी करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती। लेकिन गांव में रहकर जो चीज़ें आप गेन करते हैं वो बहुत बड़ी चीज़ है आपके लिए। जब आप एग्ज़ाम क्रैक करके आईएएस बनते हैं, उसके बाद उन चीज़ों का उपयोग आप कर पाते हैं। बिल्कुल। गांव में जो हमारी लर्निंग होती है ना, देखिए गांव में क्या हुआ, आप गांव में हम लोग खेती किसानी परिवार से, तो मेहनत करना, तो हमारे अंदर एक मेहनत करने का गुण आ गया। दूसरी बात यह है कि हम मुसीबतों से झेलते हैं, तो क्या होता है, मुसीबतों से झेलते हैं तो मेंटल स्टेटस, मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा हो जाता। सर्दी हवा गर्मी से झेलते हैं तो फिजिकल बहुत अच्छा हो जाता। गांव में लोग मिलके काम करते हैं तो क्या कोऑपरेटिव सिस्टम, सहकारिता सीख लेते हैं। गांव एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग सेंटर है सांसारिक जीवन के गुणों का सीखने का। बिल्कुल, और वही चीज़ हम लोग देख नहीं पाते हैं। बेसिकली होता ये है कि कोई रास्ता मार्गदर्शन कराने वाला नहीं होता है गाँव में, और उसी चीज़ों को जो एंटरप्रेन्योर हैं आज के, वो आपके सामने थोड़ा सा रूप बदल के आपको बताते हैं और उसी चीज़ की आप वैल्यू करने लगते हैं। शहर से जो लोग हैं फार्म हाउस वगैरह में जाके रहते हैं, और जो गांव में रहते हैं उनको वैल्यू नहीं पता होती है। तो मतलब हम लोग जो कोसते हैं कि गांव में क्यों हैं हम, उसका सिंपल सा उदाहरण आपने समझ लिया होगा सर से, कि गांव की जो वैल्यू है वो आप धीरे धीरे गेन करते हैं और वो जो एक्सपीरियंस है आपका आगे चल के आपको काम में आता है। देखिए, ये
माना जाता है जो चीज़ जिसमें रहता तो कहते हैं घर की मूली साग बराबर। तो जो गांव में रहता है उसको शहर अच्छा लगता है। नहीं, शहर वाले और भी जो कुछ जो शहर वाले हैं उनको गांव अच्छा लगने लगा। जो नए शहर वाले बने हैं वो भी गांव को बड़ी क्षुब्ध नज़र से देखते हैं। हाँ, लेकिन वो जब अभी एक चीज़ ये बताइए, अभी जब कोरोना आया तो जो शहर में थे भाग के कहाँ गए? गांव में गए। तो ये तो गांव ने साबित कर दिया कोरोना में कि जब आपके ऊपर सबसे बड़ी मुसीबत आएगी तो आपका साथ शहर देगा या आपका देहात देगा। ग्राम स्वराज की जो बात महात्मा गांधी जी ने कही थी वो तो बहुत ही लर्नेड आदमी और बहुत ही विद्वान, बहुत बड़े अनुभवी हमारे राष्ट्रपिता हैं। तो राष्ट्रपिता जी ने ये बात कही, मैंने थोड़ी कि उन्हें एहसास था कि गांव की क्या वैल्यू है। आज के टाइम पे जैसे सर मानसिक संतुलन बना के कार्य करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग होते हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तैयारी करते करते। जैसे जॉब की तैयारी कर रहे हैं आईएएस की, अगर आईएएस नहीं मिलता है उस दौरान क्या कोई और जॉब उनको पकड़नी चाहिए? देखिए, ये चीज़ डिफरेंट केस में डिफरेंट डिसीजंस होंगे, सबके लिए वन साइज फिट फॉर ऑल नहीं चलेगा। जैसे मैं अपना ही केस बताता हूँ कि हमने भी हमारा आईएएस का सपना, हम उसकी तैयारी कर रहे थे, उसमें मेरा नहीं हुआ, लेकिन पीसीएस पहले ही चांस में रैंक आ गई। और उसी बीच हमने इंजीनियरिंग सर्विसेज दे रहे थे, वो नहीं हुआ, एनटीपीसी नवरत्न था, हो गया। तो अब हमारी जो परिस्थितियां थी और जो उस समय का सिचुएशन था उस अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेते गए। पहले मैंने बीएससी ज्वाइन किया, फिर छोड़ दिया, रिस्क लिया। जब सिविल सर्विसेज आईएएस में नहीं हुआ तो पीसीएस सिविल सर्विसेज में हुआ तो उसको छोड़ दिया, इसको ज्वाइन कर लिया, उसी बीच हम एनटीपीसी में भी चले गए। तो हर आदमी की जो सिचुएशन होती है उसमें वो डिफरेंट होगी और डिफरेंट डिसीजंस होंगे। एक सब पे एक चीज़ लागू नहीं हो सकता। सर, ये जो बुक है इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जिस पे सर ने काम किया है बांदा के अंदर। बांदा पे आपने काफ़ी टाइम तक अपना समय दिया है और बहुत ही उन्नति पे ले गए हैं उस क्षेत्र को। जैसे कि उसमें आपने पानी की समस्या, स्टार्टअप और इनोवेशन, लोकसभा चुनाव 19, कुपोषण से अभिशाप से मुक्ति, जेल सुधार, पेड़ जियाओ अभियान, योग रखे निरोग, छात्र विकास कार्यक्रम, ऐसे बहुत सारे मतलब हैं। लेकिन आज के टाइम पे भी हम लोग अपने जो आदतें हैं उनमें ला सकते हैं। जैसे कि योग रखे निरोग जो आपने इस पे कार्य किया है आज के स्टूडेंट्स के लिए, तैयारी के साथ साथ थोड़ा मेंटली प्रेशर रहता है, एक कमरे में बैठ के तैयारी करते रहते हैं, तो उनको शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहने के लिए योग से जुड़ी हुई क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? देखिए, ऐसा है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अभी तक हम लोगों का पूरा ध्यान होता है क्योर पे, बचाव से इलाज बेहतर है। तो हम लोग बीमार होते हैं, फिर दवाई कराते हैं, दर्द झेलते हैं, पैसा खर्च करते हैं, और ये चाहता कोई नहीं है। तो प्रिवेंशन करो, बीमार हो ही ना। और इधर 8-10 साल में इस पर माहौल बदला है, योगा का प्रचलन बढ़ा है, लोग जो है सुबह अध्यात्म की जॉगिंग करते हैं। तो आपको प्रिवेंशन के जो बहुत सरल तरीके हैं वो अपनाना चाहिए। जैसे रात के बहुत देर तक जगेंगे, सुबह 12 बजे तक सोएंगे, ये गलत बात है। आजकल मोबाइल एक और समस्या हो गई है। आप शाम को जल्दी सो जाइए, सुबह जग जाइए, आपको सोना उतने ही आवर है। तो आप वो शिफ्ट मत करिए। खान पीन में जो है अच्छी चीज़ें खाइए, जो सादगी है उसको लाइए। मतलब फूडिंग एक बहुत बड़ा बताते हैं, फूड इज मेडिसिन, ठीक है। तो फूड के हैबिट को उसको, जिससे आपकी ओबेसिटी ना बढ़े, ओबेसिटी हो गई 50 बीमारी वैसे हो जाएगी। तो खान पीन, आपकी दिनचर्या, और सुबह उठ के कुछ योगा करना और एक्सरसाइज करना, तो उससे क्या होगा कि दिन भर के लिए आपको ऊर्जा मिल जाती है। आप अच्छे से, जब मेंटली आप फिट रहेंगे तभी सब चीज़ें ठीक रहती। जहाँ से मैं बेसिक स्कूलिंग हुई है मेरी, शिशु से लेके पंचम क्लास तक, 5वीं तक, वो मैं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में पढ़ा था। और वहाँ पे ये जो कल्चर है योगा वाला, पीटी वाला, ये बहुत ही ज़ोर दे के कराया जाता था। तो एक क्लास होती थी पूरी वहाँ पे, और ज़बरदस्त हम लोगों को ना करें तो पीट के कराया जाता था। लेकिन ये अभ्यास करा दिया गया था पूरा, कि अभ्यस्त हो गए थे हम लोग इस चीज़ में। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मॉडर्न चीज़ें आती गई, मॉडर्न स्कूल में ज्वाइन किया, तो चीज़ें बदलती चली गई। तो आजकल फिर से ये इनिशिएटिव जो पुरानी चीज़ें लेके आया जा रहा है कि हर स्कूल में फिर से योगा सिखा रहे हैं और मेडिटेशन पे काम कर रहे हैं। तो पुरानी चीज़ें फिर से वापस आ रही हैं कहीं ना कहीं, मुझे लगता है। यस, बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। मतलब वो चूँकि फ़ायदेमंद थी, हम लोगों ने चाहे कहिए जोश में, चाहे अंधाधुंध नकल में, या हम तो उसको कहते हैं नक्शेबाजी में, जो ये हमारा जो अच्छा चीज़ था हमने उसको छोड़ दिया।
और दूसरे का Culture. जो बुरी चीज़ थी उसको हमने अडाप्ट कर लिया। मैं इसमें उदाहरण देता हूँ चाय का। अगर आप कुल्हड़ में चाय और गुड़ का चाय पियो तो कहेंगे गरीब है, अगर बोन चाइना में और शुगर का चाय पियो तो कहेंगे धनी है, जबकि वो शुगर में केमिकल होता है और वो बोन चाइना जो है अच्छा नहीं होता। तो हमने जो ये गरीबी और अमीरी से जोड़ के नक्शेबाजी में, दिखावेपन में, शोबाजी में जो किया, ये अब लोगों के समझ में आ गया है। दिखावे की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई हाँ, तो अब वो जो लोग धीरे धीरे फिर वहीं जा रहे हैं कि नहीं, बहुत कुल्हड़ की में चाय का चलन बढ़ गया है, ऑर्गेनिक फूड का चलन बढ़ गया है। इससे हम ये सीख भी ले सकते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हम जिस सिचुएशन में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, वहाँ से हमें उसका सदुपयोग करके कार्य करना चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने फॉरेन कल्चर अपनाया, अब वहाँ का एनवायरनमेंट क्या है सर, कैसे रह रहे हैं लोग, वहाँ पे मेंटेलिटी क्या है लोगों की, मौसम ठंडा है, वो चीज़ें वो अपने हिसाब से अडॉप्ट करके उस तरह से रह रहे हैं। और वो अगर हम इंडिया में लाके करेंगे तो हमारे लिए उस जाहिर सी बात है नुकसानदेह होगा। हाँ, लेकिन हमने अंधाधुंध नकल किया। जैसे हमने धोती कुर्ता पैजामा ये सब छोड़ दिया, पैंट शर्ट टाई में आ गए। वहाँ बर्फ पड़ता है, ठंडी होती, इसलिए पैंट शर्ट टाई उनके लिए तो ठीक है। हमारे परिस्थिति में हमारा पैजामा कुर्ता एयरी ये सब चीज़ें ठीक थी, लेकिन हमने अपने अच्छी चीज़ को इग्नोर किया और उनके वो जो वहाँ उनके लिए ठीक है लेकिन हमारे लिए यहाँ वो उतना सूटेबल नहीं है। लेकिन धीरे धीरे लोगों के समझ में आ रहा है और परिवर्तन फिर होने लगा है, दिखने लगा। और मैं एक बात और आपसे जानना चाहूँगा, नौकरी पाने तक का जो संघर्ष होता है, मुझे कहीं ना कहीं उससे बड़ा संघर्ष ये बुक पढ़ने के बाद पता लगा कि नौकरी पाने के बाद अगर आप IAS बन जाते हैं उसके बाद का संघर्ष क्या होता है। तो बहुत सारे ऐसे बुरे लोग आएंगे आपके रास्ते में, अगर आप अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं उनसे कैसे बच के सही पथ पर कैसे चला जाए नौकरी मिलने के बाद। देखिए, ये बात मैं भी यही मानता हूँ, अनुभव जो अभी तक हुआ कि सिलेक्शन होने से ज़्यादा IAS बनने से ज़्यादा कठिन है IAS बनने के बाद IAS साबित करना। तो देखिए, ऐसा है कि जो आपकी सोच होती है, जो आप चाहते हो, वैसे रास्ते बनते जाते हैं। देखिए, कठिनाई तो हर काम में आती है, लेकिन अगर आपकी नीयत, नीति और सोच अच्छी है तो रास्ता भी बनता है। कोई भी काम होता है, चाहे छोटा सा घर का काम हो, चाहे गवर्नमेंट का काम हो, चाहे सरकारी नौकरी में काम हो, चाहे समाज में काम हो, आप कुछ भी करोगे उसमें दिक्कत आती है। तो ऐसा नहीं है केवल सरकारी नौकरी में ही दिक्कत आती है। आप गांव में देखिए बहुत सारी दिक्कत है, परिवार छोटा सा परिवार होता है उसमें दिक्कत। लेकिन अगर आपकी नीयत, नीति, सोच अच्छी है तो उसका रास्ता भी अपने आप बनता है। तो अगर आप नियत और नीति और सोच में अच्छे रहेंगे तो आपका रास्ता बन जाएगा और आपको विजय मिलेगी। उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा और तपस्या करना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा, लेकिन विजय आपकी होगी। जो बच्चे इस दिशा में जाना चाहते हैं तो पहले उनको अपने बारे में इवेल्युएट करना चाहिए। थोड़ा सा ऐसा एग्जाम है कि इसके लिए एक IQ ज़रूरत है। अगर आपका IQ लेवल बहुत लो है तो उस दशा में ये बहुत बड़ा सूटेबल स्टेप नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप सोचो कि आपका सोशल माइंड सेट होना चाहिए। अगर आप सोचो कि इस नौकरी में आएंगे, पैसा कमा लेंगे, धनी हो जाएंगे, अगर आपका कमर्शियल माइंड सेट है तो आपको इस दिशा में नहीं आना चाहिए। जैसा कि बहुत सारे लोग सोच के आते हैं आज के टाइम पे, और फिर यहाँ आने के बाद वो परेशान होते हैं। मैं भी रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ये बुक पढ़ें, जो भी तैयारी कर रहे हैं। आई थिंक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी ये, किस तरह से कार्य करना चाहिए अपने ऊपर तैयारी के दौरान और सिलेक्शन होने के बाद कैसे कार्य करें। बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता है कि हम सिलेक्शन होने के बाद पैसे कमाने की भाग दौड़ में लगेंगे, तो उन सब चीज़ों से बच के कैसे सही रास्ते पर चलें, वो सारी चीज़ें आपको ये बुक सिखाएगी। और मुझे लगता है कि गांव का जो विकास आपने किया, ऐसे बहुत सारे और भी जो भी DM हैं उनको भी इस पर प्रयास करना चाहिए और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। तो जो ऐसा कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस तरह के कदम उठाए इन सब चीज़ों पे। ये जो बुक है ये आप अमेज़ॉन से मंगा सकते हैं, फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लखनऊ के रहने वाले हैं अगर आप लोग, तो यहाँ पे यूनिवर्सल बुक डिपो है जो कि हज़रतगंज में है स्थित, वहाँ से जाके आप परचेज़ कर सकते हैं। तो ये सारी बातें थी और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू, शुक्रिया आपका। आप आए, किताब को खरीदा, पढ़ा, आपके मन में जिज्ञासा हुई और आप मिलने आए, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सो गुड विशेष। ऑलराइट दोस्तों, तो ये थी सर के साथ कुछ मुलाकात और कुछ बातें। आई होप आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर होंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर कुछ भी चलाते हैं तो यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस, लव यू इंडिया।